खाद्य खुराक न्यूज द्वारा आयोजित ये जो फेसबुक लाइव इंटरव्यू श्रृंखला है उसका आज 10th एपिसोड है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सलाह शनिवार। यस, सलाह शनिवार आज है और खाद्य खुराक न्यूज से मैं आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप ज्वाइन करिए, ऐसे ही देखते रहिए क्योंकि आज जो सलाह शनिवार है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं इंडस्ट्री के और वो आपको गाइड करेंगे, आपकी सारी दुविधा दूर करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा प्रयास है कि खाद्य खुराक न्यूज के माध्यम से हम सभी को हेल्प कर सकें और सभी के बिजनेसेस को ग्रो कर सकें और वोकल फॉर लोकल हो सकें और लोकल ग्लोबल जा सके। उसी प्रयास में आज का जो एपिसोड है सलाह शनिवार, जिसका टाइटल है, शीर्षक है हाउ टू अचीव बिजनेस ग्रोथ इन करंट चैलेंजिंग टाइम्स एंड इंटरनेशनल फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और खाद्य खुराक न्यूज का ये जो पेज है उसको आप सबसे पहले ये कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उस पे आप अपनी फीडबैक्स देखते रहिए और फीडबैक्स आपके देंगे तब हमें पता चलेगा कि आपको आगे किन किन को बुला सकते हैं हम और आपको हम और बेटर तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले थम्स अप कर दीजिए एंड कीप फॉलोइंग खाद्य खुराक फेसबुक पेज फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड नाउ लेट्स वेलकम द गेस्ट्स ऑफ today's live interview session with first of all Mr. Himachal Mehta from Khadya Khurak News. Welcome sir. Thank you Nikhil. And we have Mr. Hiren Bhatt who is a business consultant who is an MBA जिनको 30 years से ज्यादा 30 साल से ज्यादा FMCG कंपनीज में नेशनली उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्व किया है, एमएनसीज को सर्व किया है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट और उन्होंने टॉप मोस्ट लेवल के मैनेजमेंट के हिसाब से वहां पे सर्व किया है और ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि नेपाल का भी क्षेत्र वो एक कंपनी में हैंडल करते थे। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, उनसे हम काफी सारे सवाल पूछेंगे और उनका एक्सपीरियंस हम लोगों तक, आप सभी तक पहुंचाएंगे। सो सर, हिरेन सर, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. Love to be here. It's my pleasure. Thank you, sir. Thank you for joining. And we have Sumedha Jalgaonkar from Pune, जिनकी जो firm है, she is the proprietor of Foodie Sys, which is a consulting firm based in Pune. And she has also served as a consultant and a food consultant for various companies, MNCs and ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके साथ वो जुड़ी हुई हैं, जिनको स्पेशली उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जो सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, कितने प्रकार की ऑडिट्स कंपनीज करती हैं, कितने प्रकार के स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने होते हैं, काफी सारी डिटेल में हम उनसे बात करेंगे। एंड शी इज द एक्सपर्ट इन all those areas. Ma'am, it is our immense pleasure, and sir, it is our immense pleasure to welcome you on board in today's live session. Welcome Sumedha ma'am and welcome Hiren sir. Thank you so much. Namaskar, thank you so much. First question, how are you feeling? कैसा लग रहा है? आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया, मतलब जैसे कपिल शर्मा उधर बोलते हैं कि हाउ डू यू फील, इस तरह से यहाँ निखिल बोल रहा है। यस, so I'm obviously going to say I'm feeling great, I'm feeling on top of the world. Yeah, sorry ma'am, I interrupted you. Please carry on. Okay. No, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और ये लाइव सेशन एक बहुत ही अल्टीमेट अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। So I'm enjoying it. Thank you so much for having me here. Great man. And Nikhil ji, yes Nikhil, I'm feeling good. You know why? Because ये जो हिरेन जी और सुमेधा जी हमारे साथ है, तो ये एडवर्स जब ये वक्त चल रहा है, जब बिजनेस सबका लो है, तो हिरेन जी ने कहीं ना कहीं ये प्रूव किया है कि ये लो जब वक्त चल रहा है तभी वो ये लो वक्त को वो कैसे अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं। उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं पिछले 2 महीनों में। तो वी आर गोइंग टू गेन सम एक्सपीरियंस, सम नॉलेज, सम टिप्स फ्रॉम हिरेन सर कि ये बिजनेस को अगर ये स्थिति में इससे एक कदम आगे कैसे ले जाए। सेम इज विद सुमेधा जी, उन्होंने काफी कंपनीज को, एमएनसीज को शी हैज मोटिवेटेड, गाइड, ट्रेन्ड एंड नाउ
ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का क्या महत्व है कोई भी कंपनी के लिए, रिया आज बताने वाली है। और मुझे लग रहा है कि इससे हमारी इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा, आगे जाके काफी ग्रो करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत डिफिकल्ट टाइम से हम गुजर रहे हैं और काफी कंपनीज, काफी सारे क्वेश्चंस हैं उनके कंपनीज के ओनर्स के दिमाग में, और वो क्वेश्चंस हम ये चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन की लिस्ट तो है ही, लेकिन अगर जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक के लाइव कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका सवाल हम एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे और उनसे आपका सवाल का जवाब जरूर लेंगे, राइट, सो दैट आपके पर्सनलाइज सवाल हैं रिलेटेड टू योर ओन कंपनी, वो सवालों के जवाब भी हम देंगे, हम कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहला सवाल, ग्रो कैसे करें जब सर्वाइवल का टाइम है और सर्वाइव करना ही मुश्किल है, तो ग्रोथ की बात हम कैसे करें आफ्टर इन दिस करंट डिफिकल्ट सिचुएशन। दिस क्वेश्चन इज टू श्री हिरेन सर। हिरेन सर, प्लीज गाइड अस। ग्रोथ कोई भी कंपनी को कैसे आप सोच सकते हैं जब सर्वाइवल ही मुश्किल है? जी देखिए, ग्रोथ एक रिलेटिव शब्द है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पिछले कितने 3-4 सालों से इफ यू सी द लेटेस्ट ट्रेंड, देन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, जिसको अगर ग्रोथ हम कहें जीडीपी, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे स्टार्टअप ओनर्स भी है, काफी सारे ऐसे हैं जो आगे जाके दे आर गोइंग टू बी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए जीडीपी जानना बहुत जरूरी है। जीडीपी इज ग्रॉस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अगर मैं पूरे इंडिया में टोटल मिला के गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस करता हूं उसकी वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अगर इस साल में इंडिया ने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज 100 बनाया वैल्यू का, एंड अगले साल 108 हुआ, तो इट इज कॉल्ड 8% ग्रोथ। अगर इस तरह से देखें तो 2015-16 में इंडिया का ग्रोथ रेट जो था वो 8%, 8.25% के आसपास था। 17 में इट डिक्लाइन टू 7%, 18-19 में फिर इट डिक्लाइन टू इवन 6%, और इस साल तो इट विल बी इवन लेस, 2-3%, 4% के आसपास ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी। अगर हम एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में पिछले 2-3 सालों से ऑलरेडी डिक्लाइन चल रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वी वर एट 13.5% ग्रोथ इन एफएमसीजी इंडस्ट्री इन 2018-19 में वी वेंट टू अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब 9.7%। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है डिक्लाइन स्टेज पे है। अभी इस साल शायद 2-3% के आसपास ही आएगी। बट सिंस एफएमसीजी सेक्टर इज कंप्राइजिंग, इट इज द 4th लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया, तो इसके मायने क्या रखता है? नाउ ऑल दीज आर द फिगर्स, पर आगे जाके अगर हमें इसी ग्रोथ को डबल करना है तो व्हाट कुड बी द सिनेरियो? हमने एक क्वांटिटेटिव चीज देखी, अब हम क्वालिटी की अगर चीज देखें तो आज टोटल अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होता है तो 55 रुपीज का अर्बन पॉपुलेशन में से होता है, एज फार एज एफएमसीजी इज कंसर्न। 45 रुपीज का रूरल में से होता है, लेकिन आने वाले समय में रूरल पॉपुलेशन से ग्रोथ बढ़ेगा। सो द सिनेरियो विल बी लाइक दिस, दैट मोर एंड मोर कंसंट्रेशन ऑन रूरल मार्केट्स विल हेल्प यू ग्रो। दैट इज वन। दूसरा ये होगा कि अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, अगर अर्बन पर्सन कमाता है 100 रुपए का, तो उसका हाउस होल्ड आइटम्स एफएमसीजी में खर्च जो होता है वो कम होता है, 30-35%। पर अगर रूरल हाउस होल्ड वाला अगर 100 रुपए कमाता है तो उसका हाउस होल्ड आइटम्स में ही 50% स्पेंड होता है, एंड दैट इज व्हाई रूरल ग्रोथ इज गोइंग टू बी हायर, नंबर 1। नंबर 2, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और जो हाई एंड वाली प्रोडक्ट्स है उसमें आने वाले समय में ग्रोथ कम दिखाई देगा। However, essential products, health and hygiene products, those products which are having value added to them, and those products which are purely into essential items, or those products which are innovative in nature, which are problem solvers for consumers, those will have good scenario. So quantitative हमने देखा और qualitative भी देखा। अब ये जो scenario है उसमें कैसे आगे बढ़ना और कैसे इसको टेप करना, वो आगे वाले थोड़े से क्वेश्चंस में हम देखेंगे। But this is the overall scenario which is going to be there after the COVID-19 effect. Yeah, please. Right. Yes. So कौन से challenges खास करके food companies और food industries face कर रही हैं इस समय में? आपको क्या लगता है कौन से वो challenges हैं major जिनकी वजह से देखिए सबसे ट्रू
सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, सबसे बिगेस्ट चैलेंज विच द इंडस्ट्री इज फेसिंग राइट नाउ इज दी वर्कर्स, जो श्रमिक लोग हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं उनके होम टाउन में। अगर गुजरात की बात करें तो देयर आर मोर देन 12 to 15 लाख श्रमिक वर्कर्स, लेबरर्स, दे हैव शिफ्टेड टू देयर होम टाउन। अब सबसे बड़ी चैलेंज आज एफएमसीजी इंडस्ट्री में ये आ रही है कि अब उनके बगैर हम काम कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे खींचे। कई कई जगह पर तो ऑर्डर्स भी है लेकिन काम करने के लिए आदमी नहीं है। सो फर्स्ट चैलेंज इज हाउ टू रीगेन दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड। उसके लिए एक सॉल्यूशन ये भी है कि सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन, they have started making a portal, unskilled और semi skilled manpower locally available हो, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें इंडस्ट्री अगर उसमें से चाहता है तो 10-12 लाख नौकरियां उसमें से निकाल सकता है। So this is one solution. Another one is probably, rather outsourcing and getting the manpower back. This is one challenge. The other challenge I think what we have is कि आजकल कंज्यूमर हैज बिकम मोर क्वाइट, अब क्योंकि ज्यादा कोविड हो गया है, कंज्यूमर बिकम वेरी वेरी हेल्थ एंड हाइजीन ओरिएंटेड पर्सन। सो क्वालिटी और ज्यादा अच्छा, वही प्रोडक्ट अब ज्यादा अच्छे पैकेजिंग में, ज्यादा साफ सुथरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर। सो इट्स अ चैलेंज फॉर द करंट इंडस्ट्री टू गिव हेल्थ, हाइजीन, एट द सेम टाइम timely delivery to the consumer. So this is the second challenge which I think we have in place. The third one is कि consumer is now avoiding physical contacts. तो सबसे बड़ा challenge क्या है? Consumer आज जाना नहीं चाहता दुकान में या सुपरमार्केट में. So the third most important challenge is how to make your product DTH, direct to home, या how to give your product online. तो आज कंज्यूमर जब थोड़ा सा डरा हुआ है फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने के लिए, इन दैट केस दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट. सो यू हैव टू डेवलप digital solutions, you have to develop online, you have to develop direct to home model which will have these challenges adequate. So these three challenges are the most important challenges the current FMCG industry is facing according to me. Yeah, please. Right. So do you consider food as basic essential commodity or market and food companies आप बेसिक चीजों में आप उनको गिनते हैं? जी, जैसे फूड मैन्युफैक्चरर्स हो गए और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फूड इंडस्ट्री में जो लोग हैं, ऑफ कोर्स दे आर सर्विंग टू द इंडस्ट्री एंड टू द पीपल, बट पीपल हाउ उनका ग्रोथ कैसे होगा जो नहीं हो रहा है? डू यू कंसीडर दैट पॉइंट एज वेल? I believe the FMCG industry and particularly the food products industry should not worry about this COVID right now. They need to upgrade their quality standards, number one, and they need to be more closer to the end user by way of refurbishing their own supply chain management. ये दो चीज करने से, इनफैक्ट मैं तो ये देख रहा हूं कि the FMCG industry will have a far better growth rate. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. पिछले अप्रैल में पर्टिकुलरली गाड़ियों का बिक्री was 0, 4-wheelers. Okay, and there is a company which is a multinational company which is into 4-wheeler segment. आप सब लोग हम जानते हैं. I would not name that. That company has set up a plant of honey production, 40 acres of land that company has purchased. I am saying the non-essential products की जितनी भी companies है वो भी essential products में आना अब शुरू करेगी. And overall global market अगर हम देखें तो global market में हमारा शेयर तो हार्डली लेस देन 1% है as far as Indian FMCG market is concerned. So a huge potential. Similarly, there are so many companies who are in China right now, जो कि दूसरे देशों की है. They are planning to stop their shop there और वो दूसरी कंट्रीज में जाएंगी. Already 300-400 कंपनीज ने प्लान बना लिया है. They will be there in India. Yes. So employment generation will be there. There will be a lot of competition at the same time. So वो जीतेगा जो उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएगा. नंबर 1. नंबर 2, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देगा. नंबर 3, कंज्यूमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके गैप ढूंढ के सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करके वहां तक पहुंचाए. ये 4 चीजें होंगी. तो आई थिंक द फ्यूचर इज टू ब्राइट. एक्सेलेंट फ्यूचर आई वुड से.
I will share with you कि the current companies where I am consulting right now, उन्होंने अप्रैल मई के दौरान, मार्च अप्रैल के दौरान डबल डिजिट ग्रोथ, राइट फ्रॉम 10 to 15% से लेके 40% का ग्रोथ रेट पाया है. Even we were all were at home, we were working from home, but only two things we did. We identified what to follow up, and then we continuously, consistently followed that up. इससे हो गया है. So no need to worry. Things will definitely go on a very, very higher pace after COVID. That is my confidence. Yeah. And now we will ask Sumedha ma'am about international food safety certifications. क्या होते हैं ये? बेसिकली जब हम ये सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, ये सारे वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं. अभी जैसे अगर हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ISO है, FSSC फाउंडेशन है. इन्होंने मतलब इनके एक्सपर्ट लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं और वो स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाए हैं सिस्टमैटिकली ताकि फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके. और ये सारे स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच. मतलब कुछ होने के बाद कुछ करने से अच्छा है कि हम बेसिक चीजों का या फूड सेफ्टी का पहले से ही ध्यान रखें. तो ये स्टैंडर्ड इन सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं और सिस्टमैटिकली एड्रेस करते हैं. सो कोई भी कंट्री का या कोई भी फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, किसी भी देश में वो प्रोसेसिंग हो, उनके देश में उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती है फूड सेफ्टी के बारे में. जैसे इंडिया का बात करें तो FSSAI रिक्वायरमेंट है जो फूड सेफ्टी के बारे में बात करता है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है. उसके अलावा ये सारे जो सर्टिफिकेशन है ये भी एडिशनल है जो वॉलंटरी. बहुत सारी कंपनियां इसको लेती है और लेना चाहिए क्योंकि इसमें फूड सेफ्टी को एज अ प्रिवेंटिव अप्रोच कैसे ले ये सिस्टमैटिकली दिया है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. ये सर्टिफिकेशन करके या इनकी रिक्वायरमेंट को समझ के कंपनीज अगर इम्प्लीमेंट करती है तो वो ये इंश्योर कर सकती है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेफ बनेगा. मतलब सारी चीजों का वो सिस्टमैटिकली ध्यान रखते हैं. अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की तो बहुत सारे पॉपुलर सर्टिफिकेशंस थे, जैसे हैसअप जो हम सब ने बहुत कॉमनली सुना है, ISO 22000 जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद FSSC 22000, BRC, IFS, SQF, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है. ये कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें एग्जैक्टली कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कंट्री में. यस सॉरी. सो कितने इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं तो कंपनी को कौन सा सर्टिफिकेट कंपनी के हिसाब से कौन सा सर्टिफिकेट लेना है और उस पे भी हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट यू वर सेइंग ऐड टू दैट. सो ये सारे सर्टिफिकेशंस कंपनीज ले सकती हैं जिनमें फूड सेफ्टी के बारे में सिस्टमैटिकली सारी चीजों को मेंशन किया. ये सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट्स बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज करती है. उसके बाद कंपनी को सर्टिफाई किया जाता है और सर्टिफाई करने के बाद बेसिक एडवांटेज या बेसिक चीज ये होगी कि आप हर चीज को बहुत सिस्टमैटिकली देखोगे, राइट फ्रॉम रिसीविंग आपका रॉ मटेरियल आने से लेके आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होने तक. हर चीज का आपके पास एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उसका सिस्टम रहेगा इम्प्लीमेंट करने का और आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सिस्टम्स के बारे में, अगर ये सारे सर्टिफिकेशंस आप लेते हैं. यस. ओके, तो ये सर्टिफिकेशन जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं, ये सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है. कंपलसरी में वो चीज आती है जो उस देश की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैंडेटरी है FSSAI लाइसेंस होना और FSSAI लाइसेंस के तहत फूड सेफ्टी के मामले में जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना. ये बेसिक मिनिमम कंपलसरी है. जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, सर्टिफिकेशंस वॉलंटरी होते हैं जहाँ पे कोई भी मतलब इंडिया में तो ऐसा नहीं बोला है कि ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है. हालांकि FSSAI में भी बोला है कि आपके पास FSMS मतलब ISO 22000 का ये FSMS प्लान होना चाहिए, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए. बट अभी तक वो चीज मैंडेटरी नहीं है इंडिया. ये सारे सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है. ओके, तो कौन सी कंपनीज ये सर्टिफिकेशंस ले सकती हैं? कोई स्टार्टअप्स ले सकती हैं, SMEs ले सकती हैं या कोई सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही ये सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये जो सारे सर्टिफिकेशन हैं जिनका नाम मैंने अभी दिया है, हैसअप हो या ISO हो,
कोई भी कंपनी कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, वो ये सर्टिफिकेशन ले सकती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन चालू होती है फार्म से लेके खत्म होती है फोक तक, मतलब खेत से लेके हमारे हाथ में आने। और इस फूड चेन में बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे फार्मर हो गया, उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू हो जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रांसपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है। तो ये सारे चेन के हर एक एलिमेंट इसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे अगर ISO की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी ले सकता है, मैन्युफैक्चरर भी ले सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस। हम हिमाचल सर से एक बार बात करना चाहेंगे कि सर इन सारी चीजों का अवेयरनेस कितना जरूरी है सभी लोगों के लिए? निखिल, आई वुड लाइक टू से दैट सर्टिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेशन है, एक सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको दिया जाता है। दिस इज एज गुड एज यू नो स्टडिंग सम कोर्स, स्टडिंग सम यू नो गेनिंग सम डिग्रीज और लाइक दैट। तो ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये ट्रेनिंग को फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आपकी कंपनी का ग्रोथ होना ही होना है। और दिस इज अ साइकिल ऑफ सर्टिफिकेशन। लोग क्या है कि सर्टिफाइड हो गए तो उस वहां तक ही वो सीमित हो जाते हैं, लेकिन सर्टिफाइड होकर के बाद उसमें जो सिस्टम सिखाया जाता है, उसमें जो द वे व्हाट हाउ टू मूव देयर कंपनी अहेड, तो वो चीजें यहाँ पर बहुत मायने रखती है। और इसके लिए अवेयरनेस तभी होता है जब आगे किसी कस्टमर का उस पर दबाव रहता है कि वी वांट सम सर्टिफाइड कंपनी, तो वहां तक ही ये सर्टिफिकेशन का उपयुक्त है। लेकिन अगर लोकल से ग्लोबल जाना है तो आगे जाकर के ये सब सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं उनको उपयुक्त होने वाले हैं। तो बेटर है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाए तो वो सिस्टम में फॉलो करते जाए, सिस्टम में ये सर्टिफिकेशन वगैरह साथ में ही लेते जाए, देन दे विल हैव अ गुड ग्रोथ। क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि आपको कोई ऑर्डर आ गया और आप आज ही बोलोगे कि मुझे सर्टिफाई चाहिए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दे हैव अ वेरी ये प्रोसेस लंबा है, ये प्रोसेस ध्यानपूर्वक करते हैं, उसके बाद उसका ऑडिट आता है, एंड देन दे इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दे सर्टिफाई दिस थिंग, राइट मैम? यस यस एब्सोल्युटली, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जैसे आपने बोला कि अगर हमें लोकल से ग्लोबल जाना है तो कैसे ये सर्टिफिकेशन बेनिफिशियल होंगे, इसमें से कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जैसे FSSC है, BRC है। अगर आपका कंपनी सर्टिफाई होता है तो आपका कंपनी का नाम विद प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, एड्रेस, वो सब ग्लोबल लिस्ट में आ जाता है। तो अगर कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कस्टमर है जिसको आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो जाके वो लिस्ट चेक कर सकता है कि क्या आपके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है, वो सब चीजें चेक कर सकते हैं। और जैसे प्रोसेस का बोला, डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी चीज करने के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ऑडिट होगा और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा। सो थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। और ये सर्टिफिकेशंस फूड सेफ्टी को इंश्योर कैसे करते हैं कि यस दिस कंपनी इज इंश्योरिंग फूड सेफ्टी इन देयर इंडस्ट्री और फैक्ट्री और सप्लाई चेन में? यस, बेसिकली जब हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन का मतलब इटसेल्फ इज रिकॉग्निशन। मतलब कोई आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप कोई काम करते हो, उसको चेक करके आपको रिकॉग्नाइज कर, तो दैट्स अ एडवांटेज फॉर ऑल। जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम फॉलो भी करते हैं तो हर चीज का एविडेंस चाहिए। हम हर चीज नहीं दिखा सकते, मतलब अगर जो फॉलो या जो अच्छी चीजें हम हमारे फॉलो कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी। और सर्टिफिकेशन में वही चीज देखा जाएगा कि आप क्या चीजें फॉलो करते हो, कितना सिस्टमैटिकली फॉलो करते हो। और सर्टिफिकेशन हालांकि एक प्रकार का एविडेंस है कि आप ये सब चीजें करते हो और आपने इसको किया है और उसका ये सर्टिफिकेशन है, सो दैट जो अभी आपका कस्टमर रहेगा उनको कॉन्फिडेंस मिले कि ओके दिस इज अ कंपनी व्हिच इज सर्टिफाइड, सो दे विल फील बेटर, दे विल हैव कॉन्फिडेंस इन योर कंपनी एज वेल एज योर प्रोडक्ट। और जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, स्टैंडर्ड में हर चीज मतलब फूड से कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनाने पड़ेंगे या मेंटेन करने पड़ेंगे, या फिर पर्सनल मतलब लोगों को किस टाइप का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सब चीजें स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट में सिस्टमैटिकली मेंशन।
अगर हम इन चीज़ों का सिस्टमेटिकली पालन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि फूड सेफ्टी में जो हजार्ड आ सकते हैं या रिस्क आ सकते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली कम करते हैं, देयरबाय वी एंश्योर द फूड सेफ्टी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज सिस्टमेटिकली। हम ये चीजें स्टैंडर्ड के साथ बहुत सिस्टमेटिकली कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड में हर रिक्वायरमेंट क्लियर कट दी, हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है ताकि हम हर चीज का, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर बैच नंबर होगा फूड प्रोडक्ट का तो हमें पता चलेगा। अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है और उसका बैच नंबर नहीं तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट कहाँ था, कब बना, कौन से दिन बना, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल ऐड हुआ। तो जब तक ये सिस्टम ऑफ ट्रेसेबिलिटी या सिस्टम ऑफ बैच नंबर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर पॉइंट का स्टैंडर्ड में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड, अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ये सिस्टम लगाते हैं हमारी कंपनी को, जिससे हम इंश्योर करें कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है। राइट। सो इट इज इंटरनली तो कंपनी के लिए फायदेमंद है ही, लेकिन जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उनको भी एक सुविधा मिल जाती है टू नो कि ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, आई थिंक। एब्सोल्युटली। अगर कोई कस्टमर, जहाँ पे B2B बिजनेस है, कोई कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो ये दोनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सेफ्टी इंश्योर करना। तो आपका कस्टमर आपसे ये चाहेगा कि आप सेफ प्रोडक्ट उसको कहाँ, मतलब कैसे पहुंचाओगे, हाउ यू कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। सो वो ये भी देखेगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट सेफ। फिर उनके यहाँ पे भी वो सेम तरह का प्रिकॉशन ले सकते हैं फॉर फूड सेफ्टी। सो मैम, एक ये सवाल उठता है कि सभी को लगता है कि प्रोसेस लंबा है और प्रोसेस में तकलीफें होती हैं। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है। तो इस सवाल का जवाब वो कैसे ढूंढे? ओके, सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि अभी उनका लेवल क्या है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम का लेवल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का लेवल क्या है, या इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है। उसके हिसाब से वो राइट सर्टिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट होगा कि आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूके में प्रोडक्ट भेजना है तो आपका कस्टमर, अगर रिटेल में भेजना है तो आपका कस्टमर आपको बोलेगा कि वी वांट BRC सर्टिफिकेशन, क्योंकि उनके लिए BRC ही चाहिए। तो आपका कस्टमर, या अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो इम्पोर्टर है वो क्या टाइप का सर्टिफिकेशन चाहेगा, उस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेशन चूज करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेशन थोड़े बहुत अलग है इन द सेंस बेस उनका सेम है, फूड सेफ्टी और GMP ये सारी चीजें, बट कुछ सर्टिफिकेशन के ऑडिट के तरीके अलग है। कुछ इसमें पास फेल, मतलब सेटिस्फैक्ट्री, नॉन सेटिस्फैक्ट्री ऐसे होता है। कुछ सर्टिफिकेशन में स्कोरिंग आता है, कुछ सर्टिफिकेशन में ग्रेड्स आते हैं। तो ये सारा होता है कि आपका कस्टमर कौन सा सर्टिफिकेशन चाहता है उसके हिसाब से, और आपका रेडीनेस कितना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हिरेन सर, आपने बताया कि बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट है FMCG इंडस्ट्रीज के लिए और कोई घबराने की बात नहीं है। तो कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी जो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है तो उसमें कौन से एस्पेक्ट्स खास करके ध्यान रखने हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ और एटलीस्ट टू मेंटेन देयर सेल्स अप टू द मार्क, के कौन सी ऐसी चीजें हैं which they have to keep in mind? Very interesting question. I would, in fact, इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, because we may have some startup owners right now कि जो स्टार्टअप शायद अभी शुरू किया है या करने वाले हैं, and there will be some entrepreneurs जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो मैं उन दोनों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा, जो मेरे इस 30 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, वो मैं आपको देना चाहूंगा। I mean, nothing is Google based या nothing is net based. It is just out of my experience which I am sharing this with you. तो स्टार्टअप ओनर्स के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं देता हूं, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उसके लिए एक फॉर्मूला है, okay, ताकि वो आगे सक्सीड हो सके। लेट अस गो फॉर स्टार्टअप ओनर्स फर्स्ट। उनके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इट इज PIBA, पीबा। पीबा का फर्स्ट लेटर होता है P स्टैंड्स फॉर पैशन। अगर आप स्टार्टअप
ओन करते हैं या करना चाहते हैं, तो एक चीज जरूर याद रखिए, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पैशन। आपका पैशन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको दिन रात वही दिखना चाहिए कि मेरा ये पैशन है और आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। I'll give you some examples. Out of the total startups, I mean, last year I think there were 1,300 startups who have registered, 8,900 tech startups which have registered under Startup India movement. Wow. लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स जो है ना, उनकी पैशन की वजह से, लोगों के कहने की वजह से थोड़ी देर में धंधा बंद कर देते हैं आफ्टर 6 months 1 year। पैशन गंवा देते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला का सक्सेस पॉइंट इज P bar में P is for passion. Never lose the passion and never give up. Be passionate about it. Number 2, P bar में second is I. I stands for idea generation. काफी बार स्टार्टअप्स ये गलती कर देते हैं कि ये आइडिया बेस्ट है। मैं मानता हूं कि वो बेस्ट हो सकता है, लेकिन प्लीज सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स में, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने आसपास के लोगों में, फिर ऑफिशियली रिसर्च कीजिए एंड देन फाइंड आउट कि क्या मेरा ये आइडिया है वो हजारों के या मेरे टारगेट ग्रुप के कस्टमर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इफ नो, देन डू नॉट गो फॉर इट, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज आर देयर। You feel that it's an excellent idea, but for a consumer it is just a me too. So idea generation has to be properly, systematically process driven. That is number 2. Number 3 is, जैसे आइडिया आपने बना लिया, then third is B. B is for business plan. I'm telling you, 42%, एक सर्वे के हिसाब से 42% of the startups fail because उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड नहीं होती है, and 94% of the startups fail because 1 या 2 साल के बाद फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है। So business plan is to be made for 3 years. So that you know very very calculatively, you know कि मुझे स्टार्टअप में इतना इन्वेस्ट करना है हर क्वार्टर में, हर साल में। सो थर्ड इज बिजनेस प्लान बनाना जरूरी। एंड फोर्थ, PIBA, A stands for accept the failure. स्टार्टअप ओनर्स हमेशा 6 महीने साल भर बाद फेल होने के बाद फिर उठते नहीं, तो वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। I would suggest accept failures, accept suggestions, accept criticism from your customers and from your stakeholders, and गिरो तो फिर से improvement के साथ आगे बढ़ो। So PIBA, passion, idea generation, business plan, and accept the failures. This is the formula for the startup owners. You will definitely succeed if you do this. Now for the existing business owners, the formula is SWIFT. मेरा YouTube वीडियो होगा, आप YouTube पे जाएंगे, हिरेन भट्ट सर्च करेंगे, you will get this. SWIFT is SWIFT. In order to be swift even after COVID, इस फॉर्मूला को आजमाइए सर। अब 10 करोड़ पे है, 50 करोड़ का सोचिए, 50 करोड़ पे है, 100 करोड़ का सोचिए, एंड फॉलो दिस स्टेप्स। S stands for स्टडी द ट्रेंड। जैसे हमने अभी कहा कि ट्रेंड क्या है FMCG इंडस्ट्री का, उस स्टडी करने के बाद मेरी प्रोडक्ट को मैं कौन से स्लॉट में रखूंगा। It could be price, it could be quality, it could be niche market, it could be very very specific younger generation group, it could be very specific 25 to 35 target group. Study that कि मेरा प्रोडक्ट कौन से एज ग्रुप का टारगेट मैं करूंगा। So that studying is very important. Study. Then comes W. Win over the world with digital platform. आज 30 to 40% of the purchases are happening from the online platform and from direct to home. So once you study, just try to know existing जो owners है उनको, you should find ways and means to improve your processes. आज मेरे पास अगर मान लो 50 एम्प्लॉइज हैं, मैं अब से विन ओवर द वर्ल्ड विथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या करूंगा, मैं उनमें से लिस्ट में से टिक करूंगा कि कितने एम्प्लॉइज को मैं पार्शियली वर्क फ्रॉम होम दे सकता हूं, कितने एम्प्लॉइज को मैं फुल्ली वर्क फ्रॉम होम दे सकता हूं। That will save my cost, energy, and it will also increase my effectiveness. That is one. इसी तरह मेरे जो प्रोसेसेस है, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब प्रोसेसेस में कौन सा प्रोसेस है जिसको मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले सकता हूँ। तीसरा ये है कि मेरी कितनी सिस्टम्स है आज जिसको मैं डिजिटली अपग्रेड कर सकता हूँ या आउटसोर्स कर सकता हूँ। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए फर्स्ट इज स्टडी द ट्रेंड, 2 विन ओवर द वर्ल्ड विथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, 3 स्विफ्ट का थर्ड लेटर है I,
उसमें है इन्वेस्ट वाइजली। आज हमें इन्वेस्टमेंट करना है। डोंट इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी, डोंट इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, इन्वेस्ट इन आइडियाज, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज closer to your employees, closer to your customers. It could be digital. Innovative ideas like that is third. Fourth is SWIFT का letter F. That stands for focus. Focus on your supply chain management. सर आपको आज मैं बताऊं, ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान ए ग्रेड की कंपनीज बी ग्रेड बन गई है और बी ग्रेड की कंपनीज ए ग्रेड बन रही है। व्हाई? क्योंकि इस पीरियड के दौरान ब्रांड लॉयल्टी कम हो गई है। आप कस्टमर बन के जाते हैं, XYZ चीज लेने जाते हैं दुकान में, फिर सोचते हैं ये नहीं है, ओके कोई बात नहीं, ये दे दो। सो टुडे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर तक ब्रांड लॉयल्टी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच फॉर द कंज्यूमर चॉइस। योर अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो बिकेगी। इसलिए फोकस ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं अभी कंपनी का नाम नहीं देता, लेकिन टोमेटो केचप की कंपनी है, के पे नाम है उसका, इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड। आज वो ब्रांड नहीं मिल रही है, बट दूसरी एक ब्रांड है एन पे, मैं आपको अलग से बात करेंगे बताऊंगा, दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, दैट इज बी और बी माइनस काइंड ऑफ कैटेगरी और अदर प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, अवेलेबिलिटी। सो फोकस ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्विफ्ट का चौथा लेटर ये है। और पांचवा लेटर है स्विफ्ट का टी, दैट सेज ट्राई टू रिड्यूस योर फिक्स्ड कॉस्ट्स। मेरी जो आज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैं कैसे रिड्यूस करूं? वन, मेरे जितने भी प्रोसेसेस है उसमें से कितने मैं आउटसोर्स कर सकता हूं। मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें से कितनों को मैं फिक्स्ड के बदले वेरिएबल सैलरीज दे सकता हूं, कितनों को मैं वेरिएबल कंपोनेंट बढ़ा सकता हूं। सो द मोर आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ पीबा फॉर स्टार्टअप्स, ऑफ स्विफ्ट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, देन more Swift will be your business after the lockdown. इसको और ज्यादा डिटेल में हम जब अलग से बात करेंगे देख सकते हैं, but these are the major tools which I have shared with you so that you can grow even during the challenges of post-COVID. Yeah, thank you so much. Please. And sir, Himachal sir, about these aspects जो हमारे हिरेन सर ने बताए, how much do you agree on all of those aspects and key areas that एक businessman को ध्यान रखना चाहिए? हिरेन सर ने आज के सिनेरियो को अनुरूप बहुत ही बढ़िया जो बातें की है कि at this point of time there is a opportunity for the Indian companies, जो लोकल कंपनी है उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि the brand loyalty अभी मायने नहीं रखती है, people want the thing and it should be available। तो काफी इंडियन कंपनीज है जिन्होंने ड्रास्टिक ग्रोथ किया है ये पिछले 2 महीने में, और कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो उन्होंने बताया स्विफ्ट और फीबा, वही चीजें हैं उन लोगों को आगे ले जाने में समर्थ हुई होगी। बिल्कुल।